आज से करीब 7 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मेरी सैलरी क्रेडिट हुई थी तो यकीन मानिए मुझे इन्वेस्टमेंट किस चिड़िया का नाम है ये पता तक नहीं था। आप में से कई सारे दोस्त मुझसे सहमत होंगे कि ना ही हमारे स्कूल में, ना ही ग्रेजुएशन और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको कहीं पर भी ये सिखाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए, सेविंग्स कितनी होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे एक्सपेंसेस को हमें कंट्रोल कैसे करना है। शायद यहाँ पर हमारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी कमी रह गई। बट चलिए, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड डिस्कशन हो सके। अब पैकेज चाहे आपका जितना भी हो, सैलरी को कैसे प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू मी प्रोफेशनल लाइफ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो इनफैक्ट कंपनीज को भी सजेस्ट करता हूँ कि अपने इंडक्शन प्रोग्राम में वो इस टॉपिक पर अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें। बहरहाल आज बात करेंगे कि एक बार सैलरी बैंक में क्रेडिट होने के बाद कहाँ पर और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड मोर ओवर कितना परसेंटेज लाइफस्टाइल पे स्पेंड करना रीजनेबल है। स्टार्टिंग से ही एक फाइनेंशियल प्लान सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे आज हो या 2 से 3 साल बाद उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। आजकल आप फाइनेंशियल विजडम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे टर्म्स के बारे में काफ़ी सुन रहे होंगे। लिंक्डइन, फेसबुक, इनफैक्ट व्हाट्सएप पर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करना शुरू किया है। मार्केट में तो पेड ट्रेनिंग, पेड क्रैश कोर्सेज, पेड सर्टिफिकेशंस भी आ गए हैं। मेरी मानिए, ये वर्ड्स कोई MBA के टेक्निकल टर्म्स नहीं है, इन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी है। मैं कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ कि आप खुद के लिए एक फाइनेंशियल प्लान सेट कर पाएँ और उसको ईजिली फॉलो भी कर पाएँ। सबसे पहला स्टेप है ये डिसाइड करना कि आपको किस बैंक में अपना सेविंग्स या सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब अगर आज की बात करूं तो इंडिया में काफ़ी सारे बैंक्स अवेलेबल हैं एंड मोर और लेस सभी बैंक्स काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड भी हैं। तो ये सोचना कि कहाँ पर नेट बैंकिंग अच्छी है या मोबाइल ऐप एक्सपीरियंस अच्छा है, इन फैक्टर्स पे डिसाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मगर एक फैक्टर है जो सारे ही बैंक्स को डिफरेंशिएट करता है, वो है सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट। तो अगर 2021 की माने तो मेरा पर्सनल सजेशन है IDFC फर्स्ट बैंक। अगर मैं सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में IDFC आपको बेटर इंटरेस्ट रेट्स देता है। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पर भी IDFC फर्स्ट बैंक आपको बाकी बैंक के कंपैरिजन में बेटर इंटरेस्ट रेट्स देगा। अगर मैं बैंक सेफ्टी की बात करूं तो नेट कॉर्पस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, NPAs काफ़ी कम है एंड इनफैक्ट EBITDA मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शंस हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी IDFC फर्स्ट बैंक इज़ अ गुड चॉइस। सेकेंड स्टेप है अपनी सैलरी को बकेट्स में डिवाइड करना। मैंने अपने लिए और अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के लिए एक थंब रूल क्रिएट किया है। ये रूल आपको भी सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। सैलरी या अर्निंग्स को हम 4 बकेट्स में डिवाइड करते हैं। पहली बकेट है 40%, जो आपके एसेंशियल एक्सपेंस जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, डेली ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी रिलेटेड खर्चों के लिए है। याद रखिए, इस बकेट में अगर आप कुछ सेव कर पाते हैं एवरी मंथ तो वो हम डालेंगे अपनी नेक्स्ट बकेट में, जो है 10% कॉर्पस फंड का बकेट। ये फंड्स आप या तो अपने सेविंग अकाउंट में किसी अनइनवाइटेड इमरजेंसी के लिए सेव कर सकते हैं या फिर अपने लिए एक फ्यूचर सिक्योर LIC परचेज कर सकते हैं मंथली पेमेंट ऑप्शन के साथ। या फिर आप परचेज कर सकते हैं एक फिजिकल गोल्ड प्लान जो आपको तनिष्क, मन्नापुरम या कल्याण जैसे ब्रांडेड ज्वेलर्स पर मिल जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन इस बकेट को लेकर ये रहता है कि टिल द टाइम आप अपने मंथली एक्सपेंस का 10 टाइम्स सेव ना कर लें, बेटर है कि आप इस अमाउंट को एवरी मंथ अपने सेविंग अकाउंट में ही रहने दें। आखिर बैंक बैलेंस ही है जिसने 2008 की फाइनेंशियल मंदी में इंडिया को बैंकरप्ट होने से बचाया था। बहरहाल आपका नेक्स्ट बकेट है 10% मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। ये वो खर्चे होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, एकदम अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस। ये बकेट डुअल रोल प्ले करता है। अब हर महीने अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस तो होंगे नहीं, तो इसलिए आप इस अमाउंट को अपने लग्जरी नीड्स पर भी स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग, आउटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्लोथिंग बेशक एक नेसेसिटी है, पर यहाँ पर मैं उस क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ जो आप बस मन आया तो खरीद लेते हैं। हमारा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है 40% इन्वेस्टमेंट बकेट। इस अमाउंट को हम विवेकपूर्ण तरीके से यानी कि जुडिशियसली अपने टारगेटेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ही निवेश करेंगे और कहीं भी नहीं। ओवरऑल आप समझें
तो 40% इन्वेस्टमेंट और 10% कॉर्पस फंड मिलकर हमारा इन्वेस्टमेंट फनल बनाते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए, तो देखते हैं आप अपना 30% बकेट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। इस बाइफर्केशन के लिए आप मेरा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रूल फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्रेशर्स और मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट फिट रहेगा। ये रूल समझने से पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो परसेंटेजेस हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट फनल यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस कॉर्पस अमाउंट की परसेंट है, टोटल सैलरी की नहीं। तो एवरी मंथ 40% आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में। मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट करूंगा इसके लिए एक SIP स्टार्ट करिए। SIP स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसीजर है। आप चाहे पेटीएम मनी, जीरोधा, ग्रो जैसी मोबाइल ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं एंड ये टोटली सेफ है। नेक्स्ट 20% आप एलोकेट करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे कि गोल्ड ETFs, सॉवरेन बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड में। ध्यान दीजिए, ये फिजिकल गोल्ड स्कीम नहीं है बल्कि वर्चुअल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी ऐप जैसे पेटीएम, जीरोधा, ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 30% अमाउंट हर महीने आप डिपॉजिट करेंगे एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, जो आप ऑनलाइन अपने बैंक पोर्टल से ओपन कर सकते हैं। ज़्यादातर बैंक्स अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू RD अकाउंट ओपन करने की सहूलियत भी देते हैं। वैसे रेकरिंग डिपॉजिट भी फिक्स डिपॉजिट की ही तरह होता है, बस इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। RD में इन्वेस्ट करने से डिसिप्लिन आता है और इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि फिक्स डिपॉजिट की बजाय RD को प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट चलते हैं रिमेनिंग 10% पर। ये 10% कॉर्पस फंड है जो हम अपनी पहली स्लाइड से यहाँ लेकर आए हैं। ये कॉर्पस फंड फ्लेक्सिबल रहता है और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि जब तक आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का 10 टाइम्स सेव ना कर लें, तब तक इस अमाउंट को बैंक में एज अ सेविंग ही रहने दें। बैंक बैलेंस से सिर्फ सिक्योरिटी फील नहीं होती बल्कि मन में कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एज अ फ्रेशर या फिर मिड लेवल प्रोफेशनल विद 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डायरेक्टली शेयर मार्केट जहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से भी समझें तो म्यूचुअल फंड्स या फिर SIP जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम इनडायरेक्टली इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एज़ पर माई बिलीफ, अगर आप एक बार 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट का ले लें, उसके बाद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक बेटर अप्रोच है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स में। इनिशियली 2 SIP से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। 2 SIPs में से एक ब्लू चिप और एक मल्टी कैप फंड होना बहुत ज़रूरी है। ब्लू चिप फंड्स में एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग या फिर एडलवाइस लार्ज कैप फंड अच्छे ऑप्शन हैं। और मल्टी कैप में निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन फार्मा ग्रोथ और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप अच्छे फंड हैं। इनके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, मगर इन फंड्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। आगे देखते हैं गोल्ड स्कीम्स। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सिंपल है। बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF में निवेश करना, क्योंकि ये आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन है सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड, मगर ये हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है और RBI इसके रिलीज डेट्स को अलग अलग समय पर अनाउंस करती है। ये रीज़न है जिस वजह से गोल्ड ETF बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आपका थर्ड और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, जो आप पेटीएम मनी, ग्रो पर बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। थर्ड, आप एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि RD ओपन करवाइए अपनी सैलरी अकाउंट में। ये डायरेक्टली आपके इंटरनेट बैंकिंग से ऑपरेट होगा, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इस RD में डिपॉजिट हो जाया करेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये इन्वेस्टमेंट आपका आगे ग्रो करेगा। एडिशनली रिमेनिंग 10% को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे कि LIC पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस, फिजिकल गोल्ड प्लान, बट जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है सेविंग अकाउंट में बैलेंस, जब तक आपका मंथली एक्सपेंस का
10 टाइम्स आपके पास सेव ना हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रोथ कैलकुलेटर अटैच कर रहा हूं, जहां पर आप अपनी सैलरी इनपुट करके 1 से 5 साल तक की ग्रोथ को फोरकास्ट कर सकते हैं। ये टूल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगा। अगर आज की वीडियो में हुए डिस्कशन को लेके आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।